सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कल तक हमने टॉपिक पढ़ा था मानव रोग, कल पढ़ा था जीवाणु से संबंधित हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनको हमने कल कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा टॉपिक चल रहा है या टॉपिक चलेगा वायरस से संबंधित जितने भी रोग हमारे शरीर में फैलते हैं उससे संबंधित आज हमारा पूरा टॉपिक चलेगा। सबसे पहले जिस तरह से हमने जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग की ट्रिक के साथ उनको याद किया था, तो आज भी वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनको एक ट्रिक के साथ अपन याद कर लेते हैं। देखो दोस्तों, साइंस ट्रिक से नहीं चलती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें ट्रिक के साथ याद करनी होती है ताकि अपन एग्जाम में यदि बैठेंगे तब हमारा क्वेश्चन ईजी वे में हल हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा वायरस का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायरस से संबंधित हमारे शरीर में किस किस प्रकार के रोग होते हैं और कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर इसकी ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले इसकी ट्रिक होती है कि रेखा ने हमें हिट किया और पोचे छोड़ गई। क्या ट्रिक है, आप सभी लोग साथ साथ में लिखते जाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ। वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं कौन कौन से, रेखा ने हमें हिट किया और पोचे छोड़ गई। तो आप पढ़ते हैं कि सर इनसे आपने ट्रिक लगे, इनसे कौन कौन से रोग वायरस से संबंधित होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है रे से होता है रेबीज रोग, उसके बाद खा से होता है खसरा रोग। वायरस से संबंधित पहला रोग कौन कौन सा, रेबीज और खसरा। उसके बाद ने से नहीं कोई रोग नहीं होता। उसके बाद है से होता है हर्पिस रोग। उसके बाद होता है में से होता है मेनिनजाइटिस। कल मैंने बताया था कि मेनिनजाइटिस रोग वायरस से भी होता है और जीवाणु से भी होता है, और उसके बाद यदि हमारे दिमाग में अंदरूनी चोट लगती है उस कारण भी मेनिनजाइटिस रोग हो सकता है। तो मेनिनजाइटिस 3 तरह से रोग हो सकता है। किस प्रकार से, वायरस से भी फैलता है, जीवाणु से भी और अंदरूनी चोट लगने से भी ये रोग फैलता है। उसके बाद आता है ई से होता है हेपेटाइटिस। ई से होता है हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। उसके बाद आता है टे से होता है ट्रेकोमा रोग किस कारण होता है, तो सर वायरस के कारण होता है। उसके बाद आया की से होता है किलर निमोनिया। उसके बाद और उसके बाद आता है पो से आता है पोलिया। ए से आता है एड्स रोग किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। उसके बाद आता है चे से आता है चेचक। उसके बाद सो से आता है छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। उसके बाद डे से आता है डेंगू रोग भी किस कारण होता है, तो होता है वायरस के कारण। उसके बाद आता है गे से आता है गलसुआ। उसके बाद ई से आता है इन्फ्लूजा फ्लू से हमारे शरीर में कौन कौन से होता है, जैसे कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। उसके बाद इबोला। यहाँ तक समझ में आ गया। वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं इनकी ये शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे अपन को वायरस से संबंधित जितने भी रोग याद हो जाए। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण हमारे शरीर में फैलता है। तो अपने को जैसे ये ट्रिक याद होगी तो अपने एक पेज में लिख लेंगे। सभी लोग मेरे साथ साथ लिखते जाओगे और बोलते जाओगे। क्या रखना है, वायरस से संबंधित कौन कौन से रोग होता है। रेखा ने हमें हिट किया और पोचे छोड़ गई। रेखा ने हमें हिट किया और पोचे छोड़ गई। रेखा ने हमें हिट किया और पोचे छोड़ गई। उसके बाद में रे से रेबीज, खा से खसरा। उसके बाद ऐसे हर्पिस रोग, मैं से मेनिनजाइटिस, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रोग है ये। उसके बाद ई से हेपेटाइटिस, टे से ट्रेकोमा रोग, की से किलर निमोनिया। उसके बाद पो से पोलियो रोग वायरस के कारण। उसके बाद ए मतलब एड्स रोग हो गया, चे मतलब चेचक रोग, छोड़ मतलब हो गए छोटी माताएं जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, और डे से हो गया डेंगू रोग। उसके बाद गे से गलसुआ, ई से इन्फ्लूजा फ्लू में कौन कौन से आ गए, जैसे कि स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया। उसके बाद इबोला रोग। ये सारे अपन वायरस में पढ़ेंगे। सभी लोग यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है यहाँ तक आप लिख लोगे। वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनकी ये शॉर्ट ट्रिक है ताकि अपने को एग्जाम में बैठें तभी। जैसे दिमाग में आया कि वायरस से संबंधित कौन सा रोग है तो कभी अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रोग किसे समझ होता है। जैसे अपन को ये ट्रिक याद होगी तो अपन बेझिझक उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अपना मोटिव एक ही होना चाहिए, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो अपना सही होना चाहिए। इसमें जैसे कि देखो, रोगों से जितने भी रोग होते हैं उसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किस एग्जाम में, तो सर यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, यूपीएससी में क्वेश्चन कथनों से पूछ लेता है, कथन और कारण, या उसमें असत्य और सत्य का पूछ लेते हैं। जैसे कि आरएस में कैसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर जो मेनिनजाइटिस रोग हो हमारे शरीर में किससे संबंधित होता है, तो वायरस, बैक्टीरिया और अंदरूनी चोट से। उसके बाद में छोटे जो एग्जाम हो जैसे कि पटवार हो गया, पुलिस एग्जाम हो गया, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं कि वायरस से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से संबंधित कौन से रोग नहीं होते हैं। तो आपको सारे ये रोग याद हो जाएंगे। तब आगे पढ़ते हैं कि इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि रेबीज रोग हमारे शरीर में किस कारण फैलता है, इसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए, इसका उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है। सभी लोगों ने लिख लिया। साथ साथ में मैंने बोला लिखते भी जाओगे और साथ साथ में बोलते भी जाओगे। आप यदि पहली बार मेरे क्लास से जुड़े हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब सबसे पहले हमारा रोग आता है रेबीज रोग। सबसे पहले रोग आता है रेबीज रोग।
रे से बन गया रेबीज, रेबीज रोग। उसके बाद सबसे पहला आता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया दोस्तों, जैसा कि देखो मैंने बताया था कि हाइड्रो और हाइग्रो, जब मैंने मेरे साइंस की दूसरी क्लास ली थी उस समय मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड बताए थे। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से बताए, एक बताया था मैंने हाइड्रो, दूसरा बताया था हाइग्रो। हाइड्रो कौन सा होता है, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, और हाइग्रो का अर्थ होता है आर्द्रता। हाइग्रो का अर्थ होता है आर्द्रता, हाइग्रो का अर्थ होता है आर्द्रता, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। तो इसमें होगा फोबिया, फोबिया का अर्थ होता है डर, और फीलिया का अर्थ होता है प्यार। अब जैसे कि इसमें जैसे यही क्वेश्चन बना, तो हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगता है। जैसे ही रेबीज रोग होगा तो किसी भी मनुष्य में यदि रेबीज रोग होता है उसका पहला लक्षण होगा उसको जल से डर लगता है। किससे, जल से डर लगता है। कैसे, तो जब कुत्ते के ऊपर अपन पानी डालते हैं वो भी अचानक भाग जाता है, उसी प्रकार ये रेबीज रोग कुत्ते से संबंधित होता है। तो इसमें पहला लक्षण क्या होता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, उसको जल से डर लगता है। सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आ गया, या इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने जो लिखा है वो आपको समझ आ गया। क्या, रेबीज रोग उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, फोबिया का अर्थ होता है डर लगना। उसके बाद में इसका वायरस क्या होता है, इसका वायरस, ये कौन से वायरस के कारण फैलता है, तो ये होता है रेबडो वायरस, ये होता है रेबडो वायरस। देखो, रे से रेबीज, रे से रेबडो, रे से रेबडो। रेबडो रोग किसका लक्षण होता है, किसका वायरस का उत्तरदायी होता है, तो रेबीज रोग। रे से रेबडो, रे से रेबीज हो गया। उसके बाद में ये सर हमारे शरीर में किस प्रकार फैल सकता है, ये हमारे शरीर में पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से। अब देखो, पागल कुत्ता काटेगा लेकिन उसकी लार में यदि ये रेबडो वायरस है तो ये हमारे शरीर में ये रेबीज रोग होगा। इसका लक्षण क्या होता है, यदि इसकी लार में कुत्ता काटेगा उसकी लार में क्या होना चाहिए, रेबडो वायरस होना चाहिए, तो ये हमारे शरीर में ये रेबीज रोग फैलेगा। उसके बाद पागल कुत्ते के काटने से, या लोमड़ी के काटने से, या भेड़िया के काटने से, तीन तरह से हमारे शरीर में ये रोग फैल सकता है। पहले किस प्रकार से, पागल कुत्ते काटेगा, यदि उसके लार में रेबडो वायरस है तो ये हमारे शरीर में रेबीज रोग होगा। उसके बाद में लोमड़ी काटेगी या भेड़िया काटेगा तो ये हमारे शरीर में रेबीज रोग हो सकता है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन आता है कि सर इसका टीका क्या होता है, इसको दूर करने के लिए हमारे शरीर में कौन सा टीका लगना चाहिए। इसका टीका होता है एंटी रेबीज, इसका टीका होता है एंटी रेबीज। टीका होता है एंटी रेबीज। देखो यहाँ तक समझ में आ गया कौन से रोग के बारे में, रेबीज रोग के बारे में। फटाफट पढ़ लो। तो वायरस कौन सा, रेबडो वायरस। उसके बाद किसका लक्षण क्या होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में फैल सकता है, तो पागल कुत्ते के काटने से। यदि पागल कुत्ता काटेगा उसकी लार में यदि रेबडो वायरस है तो ये हमारे शरीर में ये रोग हो सकता है। उसके बाद इसको सर दूर करने के लिए कौन सा टीका लगना चाहिए, एंटी रेबीज। एंटी रेबीज, देखो कल जिस तरह से मैंने बताया था कि बैक्टीरिया जीवाणु से संबंधित किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसी प्रकार से भी इसमें कैसे, तो सर सबसे पहले आता है कि रेबीज रोग होता है वो हमारे शरीर में कौन से वायरस से फैलेगा। पहला क्वेश्चन बनता है इसका उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है। उसके बाद हमारे शरीर में प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग। या उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है इसको दूर करने के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए या कौन सा उपचार। उसके बाद में प्रभावित अंग और एक फैलने का कारण, चार प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। या फैलने का कारण किस प्रकार से, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से फैल सकता है, हवा से फैल सकता है, या उसके बाद ये लंग से फैल सकता है, लंग में किस प्रकार से फैल सकता है, उसके बाद दूषित भोजन से या दूषित पानी से हमारे शरीर में ये फैल सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये किस वायरस का उत्तरदायी रहता है, रेबीज रोग कौन से वायरस से होता है, तो रेबडो वायरस, रेबडे वायरस। उसके बाद प्रभावित अंग कौन सा होता है, उसके बाद इसका टीका कौन सा लगता है और फैलने का कारण क्या होता है। ये क्वेश्चन वायरस से भी इस प्रकार से बन सकते हैं। मैंने कल बैक्टीरिया पढ़ा तो उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि अपने पता होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे ही उसका पूरा पढ़ा तो उसके बाद में अपने को ध्यान होना चाहिए उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। ये हमने अब तक पढ़ लिया। उसके बाद में जैसे ही ये हमारे शरीर में कुत्ता काटेगा तो हमारे शरीर पर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि कुत्ते के काटने से जो हमारे शरीर में घाव होते हैं उसको कौन से अमल से साफ करने चाहिए। जो हमारे शरीर पर घाव होते हैं, हमारे शरीर पर जो घाव होते हैं उसको कौन से अम्ल से साफ करना चाहिए, वो होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल से साफ करने चाहिए, से
साफ करने चाहिए। जो हमारे शरीर पर कुत्ते के काटने से घाव होते हैं वो किस अम्ल से साफ करने चाहिए? एक होता है कार्बोनिक अम्ल और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। याद क्या रखना है? घावों को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? कार्बोनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आता है सर इसके जैसे ये रोग होगा तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके 2 लक्षण होते हैं। पहला मैंने बता दिया ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, यदि इसको जल से डर लगेगा। पहला लक्षण इसका हो गया, इसको जल से डर लगता है। उसके बाद में इसके ये भी होता है कि इसको जल से डर लगना या उसमें उत्तेजना होना, उत्तेजना या जल से डर लगना, जल से डर लगना। ये हमारा कौन सा रोग चल रहा है? ये रेबीज रोग चलता है। किस कारण हो रहा है? तो वायरस के कारण। कौन सा वायरस इसका होता है? तो रेबडो वायरस। देखो पहला लक्षण क्या होता है इसका? 2 लक्षण होते हैं, एक उत्तेजना या जल से डर लगना, उत्तेजना या जल से डर लगना, या बेचैनी हो जाती है, कभी भी मन में बेचैनी हो जाती है, जी घबरा जाता है, तो वो किस कारण होता है? रेबीज रोग के कारण भी हो सकता है। और जल से डर लगता है, जल के पास जाते हैं अपने क्या लगता है? डर लगता है, वो रेबीज रोग का लक्षण होता है। उसके बाद में दूसरा लक्षण होता है तेज बुखार आना या लकवा हो जाना, तेज बुखार या लकवा हो जाना। लकवा कैसे होता है? हमारा शरीर पूरा सुन्न पड़ जाता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती, एक्टिविटी होती है तो भी हमें पता नहीं लगता है। वो किस कारण हो सकता है? वो रेबीज रोग के कारण भी हो सकता है। देखो 2 लक्षण कौन कौन से? एक उत्तेजन या जल से डर लगना, तेज बुखार या लकवा होना, तेज बुखार या लकवा होना। दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में जो अच्छी वीडियो होंगे आपको मिल सके। देखो घावों को दूर करने के लिए, घावों को साफ करने के लिए कार्बोनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से साफ करने चाहिए। घावों को कार्बोनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से साफ करने चाहिए। क्वेश्चन पिछली बार पुलिस में पूछा गया था कि कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है और या नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि घावों को साफ करने के लिए कार्बोनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए, कार्बोनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। 2 लक्षण क्या होते हैं? उत्तेजना या जल से डर लगना या तेज बुखार या लकवा होना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये हमारा आज का पहला रोग था, कौन सा? तो ये रोग था रेबीज। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे शरीर पर कहाँ इफेक्ट करेगा? तो ये तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? रेबीज रोग। किस कारण होता है? तो सर रेबडो वायरस के कारण होता है। क्या लक्षण होता है? तो लक्षण होता है उत्तेजना या जल से डर लगना, तेज बुखार या लकवा होना। ये किस पर प्रभाव डालेगा हमारे शरीर पर? तो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, तंत्रिका तंत्र पर ये प्रभाव डालता है। ये पहला रोग कौन सा था? रेबीज रोग। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा रोग, दूसरा रोग है मम्स रोग। दूसरा रोग है मम्स रोग। कल मैंने बताया था बैक्टीरिया और वायरस से जितने भी रोग होते हैं उनके इंग्लिश में नाम अपने याद होने चाहिए। उसके बाद दूसरा रोग होता है मम्स रोग, मम्स रोग। मम्स रोग अन्य नाम क्या बोलते हैं? कनफोड़ा रोग। कनफोड़ा रोग। कनफोड़ा रोग क्या होता है? आपने सुना होगा कि हमारे जो कान होता है, कान के पास जो ग्रंथि होती है उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। कान के पास कुछ ग्रंथि होती है उसमें क्या आ जाता है? सूजन आता है। उसको बोलते हैं कनफोड़ा रोग या मम्स रोग बोलते हैं, कनफोड़ा रोग या मम्स रोग बोलते हैं। तो कौन सी ग्रंथि में सूजन आता है? होता है पेरिटो ग्लैंड, पेरिटिडो ग्लैंड। इस ग्लैंड या इस ग्रंथि में सूजन आने से हमें पता लगता है कि हमें कनफोड़ा हो गया या मम्स रोग हो गया। वो किस कारण होगा? वो वायरस के कारण होगा। तो इसका वायरस कौन सा उत्तरदायी रहता है? उसका वायरस रहता है मम्स वायरस। नाम से पता लग रहा है मम्स वायरस, मम्स वायरस। मम्स वायरस कौन से रोग का उत्तरदायी कारक होता है? तो कनफोड़ा या मम्स रोग। उसके बाद में इस कौन सी ग्रंथि पर इफेक्ट करता है? पार्टिडो ग्रंथि, पेरिटिडो ग्रंथि, पेरिटिडो ग्लैंड या पेरिटिडो ग्रंथि। उसके बाद में वायरस हो गया। उसके बाद इसका टीका या दवा कौन सी होती है? इसकी दवाई होती है टेरामिसिन, टेरामिसिन। इस रोग को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर कौन सी दवाई की सलाह देता है? तो होती है टेरामिसिन। वायरस क्या होता है? मम्स वायरस। दवाई कौन सी थी? टेरामिसिन। कौन सा रोग हो गया? मम्स रोग, कनफोड़ा रोग। कौन सी ग्रंथि को इफेक्ट डालता है? पेरिटिडो ग्रंथि, पेरिटिडो ग्रंथि। उसके बाद में तीसरा आता है इन्फ्लूजा फ्लू, इन्फ्लूजा फ्लू। तीसरा रोग होता है इन्फ्लूजा।
इन्फ्लुएंजा फ्लू। अब देखो फ्लू हमारे शरीर में कौन कौन से आपने अभी तक नाम सुने। एक सुना था स्वाइन फ्लू, एक सुना था बर्ड फ्लू, एक सुना था आपने जैसे कि इबोला रोग। अब सबसे पहले क्या आता है, फ्लू रोग। क्या आता है इसमें, फ्लू किस प्रकार से फैलेंगे, तो वायरस से फैलेंगे। अब इसका उत्तरदायी कारक क्या रहता है, उत्तरदायी वायरस कौन सा रहता है, इसका वायरस भी फ्लू वायरस होगा। उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है, इसका होता है फ्लू वायरस। जीवाणु और विषाणु में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है, इसका वायरस उस रोग के इंग्लिश नाम से संबंधित होते हैं। इसका वायरस कौन सा उत्तरदायी रहता है, फ्लू वायरस। उसके बाद इसकी दवाई होती है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन दवाई यूज करनी चाहिए इस रोग को दूर करने के लिए। वायरस फ्लू वायरस, टेरामाइसिन इसकी दवाई होती है, इसकी मेडिसिन होती है। उसके बाद आता है इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं बुखार आना, लक्षण होते हैं बुखार आना। बुखार आएंगे तब यदि अपन डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे तो चेकिंग के आधार वो बताएगा कि हमारे शरीर में किस प्रकार के लक्षण हैं। उसके बाद में आता है स्वाइन फ्लू, फ्लू आ गया। उसके बाद आता है स्वाइन फ्लू। अब देखो इसका वायरस कौन सा उत्तरदायी रहता है, इसका वायरस होता है H1N1। H1N1 वायरस इसका उत्तरदायी रहता है। इसका कौन से वायरस है हमारे शरीर में फैलता है, तो ये वायरस होता है H1N1। ये किससे फैलता है, तो ये सूअरों के संपर्क में आने से फैलते हैं, सूअरों से कैसे, दक्षिण अफ्रीका वगैरह होते हैं उस देशों में सूअरों का आहार लिया जाता है। आहार के साथ इसमें एक वायरस होता है, वो होता है H1N1, जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू। उसके बाद आता है बर्ड फ्लू। इसके बाद आता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का वायरस क्या होता है, पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था मिलान वाइज, क्या कि स्वाइन फ्लू से उत्तरदायी कौन सा वायरस होता है। उसके बाद पूछा था कि बर्ड फ्लू के उत्तरदायी कौन सा वायरस होता है, तो इसका होता है H5N1। H5N1 वायरस से ये रोग फैल सकता है हमारे शरीर में। तो ये किससे फैलता है, ये पक्षियों से। ज़्यादातर कौन सा पक्षी था, तो ये मुर्गी से। देखो दो वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस H1N1 सूअरों से फैलता है। उसके बाद बर्ड फ्लू तो H5N1 वायरस से ये हमारे शरीर में फैलता है। ये कौन से पक्षियों से फैलता है, तो सर मुर्गी से फैलता है। दोनों फ्लू समझ में आ गए। कौन सा, स्वाइन फ्लू वायरस H1N1। देखो H1, H पहले आता है, N बाद में आता है, तो 11 आ गया इसमें H1N1। उसके बाद में H5 और N1 वायरस बर्ड फ्लू का उत्तरदायी कारक होता है। उसके बाद में आ गया इबोला वायरस। देखो ये रोग ज़्यादातर जो गरीब कंट्री होती है उसमें फैलते हैं। जैसा कि सबसे जो गरीब महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें छोटी छोटी कंट्रियाँ नाइजीरिया वगैरह होती है, उसमें इस प्रकार के रोग ज़्यादा फैलते हैं। उसके बाद आता है इबोला रोग। इबोला रोग भी किस कारण फैल रहा है, तो इबोला रोग फैल रहा है वायरस के कारण। इसका उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है, इसका उत्तरदायी वायरस भी इबोला वायरस होता है। इसका उत्तरदायी वायरस इबोला वायरस। जिस तरह से अभी कोरोना फैल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, कोविड डिजीज। इसका वायरस कौन सा है, तो इसका कोविड वायरस होता है। कौन सा होता है, कोविड या कोरोना वायरस। किस कारण फैल रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण फैल रहा है। इसकी डिजीज का नाम भी क्या है, कोविड-19 डिजीज। बीमारी कौन सी, तो कोविड बीमारी। कोविड बीमारी किस कारण फैली, तो कोरोना वायरस के कारण फैली। इसी तरह जैसे कि इबोला रोग तो कौन से वायरस के कारण फैल रहा है, इबोला वायरस के कारण फैल रहा है। उसके बाद ये हमारे शरीर में क्या इफेक्ट करती है, हमारी डायरेक्ट प्रभावित अंग क्या होता है, इससे आरबीसी पर अटैक करती है। आरबीसी पर, ये हमारे शरीर में जो वायरस होता है आरबीसी पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि इबोला शरीर के हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये आरबीसी को प्रभावित करता है। आरबीसी को प्रभावित करता है, आरबीसी को नुकसान पहुंचाता है। इबोला वायरस, तो इबोला वायरस का कौन सा वायरस उत्तरदायी रहता है, तो इबोला वायरस रहता है। उसके बाद में आ गया कोविड-19। कोविड-19 तो इसका वायरस क्या होता है, इसका होता है कोरोना वायरस। कोरोना
वायरस। जैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर में सबसे पहले गले को इफेक्ट करता है। जैसे गले को इफेक्ट करेगा, इसके जो लक्षण होते हैं वो हमें 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। 14 दिन बाद दिखाई देगा, सबसे पहले इफेक्ट कहाँ डालेगा? हमारे गले के अंदर। जैसे गले के अंदर डालेगा, श्वास के साथ, हमारे श्वास नली के साथ वो जो वायरस होते हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे? तो फेफड़ों में चले जाए। जैसे फेफड़ों में चले जाएंगे तो फेफड़ों का आकार क्या होता है? उनकी उसको फेफड़ों को सिकुड़ देते हैं। जैसे सिकुड़े उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेवल जैसे ही कम होगा तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो देखो, कोविड-19 ये बीमारी कहाँ से फैली आप सबको पता है। कैसे फैली ये भी आपको पता हो सकता है। जैसे यहाँ पे बताया था कि चमगादड़ से फैली थी। चमगादड़ से कैसे फैली थी? चमगादड़ क्या करती है? जो फल फ्रूट होते हैं उन पर जाके बैठ जाती है। जैसे बैठेगी वहाँ से क्या हो जाता है? वो लार छोड़ देती है। लार छोड़ने के बाद वही फ्रूट अपन यदि शरीर में ग्रहण करेंगे तो उससे हमारे शरीर में क्या हो सकता है? उस बीमारी का कारण बन सकता है। तो ये किससे फैल सकती है? वायरस से फैल सकती है। इसका लक्षण क्या होता है? तो इसमें लक्षण क्या होता है? उसमें तेज बुखार आता है। तेज बुखार आता है, उसमें खांसी भी आती है, उसमें सीख भी आती है। जैसे ही सीख में आती है तो वो उसके अंदर जो वायरस होते हैं वायुमंडल के साथ फैल सकते हैं या उसके संपर्क में आने से वो रोग हो सकता है। तो इसका उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? तो कोरोना वायरस होता है। यहाँ तक समझ आ गया। जिस तरह से फ्लू आया तो इबोला, फ्लू कौन सा होता है? तो इसका इबोला वायरस होता है। इसको प्रभावित अंग कहाँ होता है? आरबीसी पर आक्रमण करता है। और इसका कोरोना का इसका प्रभाव कहाँ होता है? तो ये पूरे शरीर पर इफेक्ट डालता है। कैसे? हम जैसे कि श्वास के साथ कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमारे शरीर के को क्रिया करने के लिए बढ़ावा देती है। तो ये सबसे पहले गले को इफेक्ट करती है। गले के साथ श्वास नली के साथ ये डायरेक्ट कहाँ पर इफेक्ट करती है? फेफड़ों पर इफेक्ट करती है। फेफड़ों पर इफेक्ट करेगी तो शरीर को ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें क्या करते हैं? या सांस लेने के हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा रहती है। जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। यहाँ तक कोरोना भी आपको समझ आ गया। कोरोना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगला, ये कहाँ पर इफेक्ट करता है? तो सर गले और फेफड़े पर इफेक्ट करता है। अगला इंपॉर्टेंट रोग आता है एड्स। सबसे पहले एड्स रोग आते ही दिमाग में आना चाहिए, एड्स दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? एड्स दिवस। अगला रोग कौन सा आता है? एड्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व में एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सर इसका उत्तरदायी वायरस हमारे शरीर में कौन सा रहता है? तो उत्तरदायी वायरस रहता है HIV वायरस। HIV वायरस। ये एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? HIV वायरस रहता है। HIV वायरस रहता है। उसके बाद में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जैसे डायरेक्ट आपको वायरस नहीं लिखनी, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में एड्स की इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। साथ साथ में लिखते जाओ क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो कौन सा वायरस? HIV वायरस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। एड्स किस कारण फैलता है? तो सर वायरस के कारण फैलता है। कौन सा वायरस होता है? तो सर HIV वायरस होता है। उसके बाद में HIV वायरस कौन से कुल का होता है? कुल या इसका वंश क्या होता है? इसका वंश होता है रेट्रो वंश। ये रेट्रो कुल से आता है। देखो रेट्रो कुल की बहुत सारी फैमिली होती है, उस फैमिली में से एक फैमिली होती है HIV फैमिली। HIV फैमिली से एड्स फैलता है। इसके कुल क्या हो गया? क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था पुलिस में, कैसे पूछा गया कि HIV वायरस किस कुल का वायरस है? HIV किस कुल का वायरस है? तो ये रेट्रो कुल का है। कौन से कुल का? यहाँ रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस से ही HIV फैलता है और यहाँ रेट्रो कुल का होता है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस से कौन सा? तो HIV से क्या फैलता है? एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका कुल या किस वंश से फैलता है? तो ये रेट्रो वंश है। रेट्रो वंश की एक फैमिली होती है, उसमें एक फैमिली होती है HIV। जैसे कि देखो कोरोना वर्तमान में फैला है, कोरोना के अभी तक 3 फैमिली आ गई है। कोरोना सबसे पहले आ गया 2002 में चाइना में आया था, उसमें 2 फैमिली आ गई थी। तीसरी फैमिली जो सबसे ज़्यादा हानिकारक फैमिली अभी तक जिस तरह से डॉक्टरों ने विश्लेषण किया, वैज्ञानिकों ने जहाँ तक अध्ययन किया उस हिसाब से अपन को बता रहे हैं कि कोरोना की ये तीसरी फैमिली। उसी प्रकार से रेट्रो की भी ये फैमिली, उसमें से फैमिली का नाम क्या है? HIV फैमिली, जो हमारे शरीर में कौन सा रोग फैलाती है? एड्स रोग फैलाती है। उसके बाद देखते हैं सर एड्स को हमारे शरीर में कम करने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? एड्स के प्रभाव को हमारे शरीर में कम करने के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो इसके टेस्ट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने अभी तक। देखो इसका सबसे पहला टेस्ट आता है इलिसा टेस्ट। इसका सबसे पहला टेस्ट आता है इलिसा टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट आता है इलिसा टेस्ट। इलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसरसी।
इलिसा टेस्ट किसके लिए यूज होता है? तो सर इलिसा टेस्ट एड्स के रोगण होते हैं, एड्स के जो वायरस होते हैं उनको कम करने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में दूसरा टेस्ट कौन सा आता है सर? दूसरा टेस्ट आता है वेस्टर्न नोट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। दूसरा आता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इलिसा टेस्ट किसके लिए? एड्स के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स के लिए। उसके बाद में तीसरा इसका टेस्ट आता है, वो आता है पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट भी कोरोना के लिए हो रहा है। पीसीआर टेस्ट भी किस में यूज हो रहा है? कोरोना के लिए भी यूज हो रहा है। तो देखो कोरोना में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कोरोना के टेस्ट के लिए कौन सा यूज होता है? तो पीसीआर टेस्ट होता है। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन। देखो पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमर चेन रिएक्शन किसके लिए? तो सर एड्स के टेस्ट के लिए। एड्स के लिए सबसे आधुनिक टेस्ट है ये, आधुनिक या मॉडर्न टेस्ट। वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस टेस्ट का यूज हो रहा है, आधुनिक टेस्ट। किसके लिए? एड्स के लिए। एड्स के लिए कितने टेस्ट बताए? इलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और पीसीआर टेस्ट। उसके बाद में सर इसके उपचार के लिए क्या दवाई यूज करनी चाहिए? देखो इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन इसके वायरस को कम किया जा सकता है। इसके उपचार के लिए कौन सी दवाई यूज होनी चाहिए? एड्स के उपचार के लिए कौन सी दवाई यूज होती है? एक होती है सुरामिन, एक दवाई होती है सुरामिन। एड्स की दवाई पहली क्या है? सुरामिन। उसके बाद में इसकी दूसरी दवाई आती है साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। देखो इसका स्थायी इलाज नहीं, लेकिन उसके लक्षण को कम किया जा सकता है। किस किस से? सुरामिन और साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। ये किसके लिए? तो एड्स को कम करने के लिए। इसका पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं है। अब सबसे पहले इसकी पहचान कब की गई थी पूरे वर्ल्ड में? एड्स की। देखो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले इस रोग की सबसे पहले वर्ल्ड में पहचान की गई थी 1981 में, 1981 में। यहाँ तक एड्स के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? तो सबसे पहले बताया कि एड्स हमारे शरीर में किस प्रकार से फैलता है? तो वायरस से। कौन सा वायरस? HIV वायरस। तो HIV वायरस हमारे शरीर का जो फैलता है वो कौन से कुल का होता है? वो रेट्रो वायरस का कुल का होता है। सबसे पहले उसके बाद बताया कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। उसके बाद में एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये इसका वायरस कौन सा? तो HIV वायरस। ये हमारे शरीर का कहाँ इफेक्ट डालता है? तो ये WBC को कम कर देता है, WBC को प्रभावित करता है, WBC को प्रभावित करता है। WBC क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी सर क्या होती है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में कोई भी रोग हो रहा है उसको लड़ने के लिए उत्तरदायी होती है। देखो जिस प्रकार से अभी हमारे शरीर में कोरोना के लक्षण आ गए, जैसे ही कोरोना आएगा तो कोरोना जैसे बनेगा तो हमारे शरीर में उस हिसाब से एंटीबॉडी बन जाती है। यदि एंटीबॉडी उस लक्षण को कम कर देती है तो उस रोग का भी इफेक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। देखो WBC हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। जैसे एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, या इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो उस रोग के लक्षण भी हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एंटीबॉडी कौन निर्माण करती है? WBC। जैसे WBC की संख्या कम होगी तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो हम इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो कौन से रोग से ग्रसित होते हैं? एड्स से हो जाते हैं। तो किस कारण होता है? WBC की संख्या कम हो जाती है। WBC को प्रभावित करेगा तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो उस रोग के हमारे शरीर में क्या जाते हैं? लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया? क्या क्या समझ आया? एड्स की फुल फॉर्म, उससे संबंधित होने वाला वायरस कौन सा है, उसको उपचार करने के लिए कौन सी दवाई होती है, उसको उपचार करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, इसकी पहचान 1981 में की। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कहाँ होता है? तो WBC को प्रभावित करती है। WBC हमारे शरीर में क्या करती है? तो सर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या करती है? तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी तो इस रोग के लक्षण हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे और व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वस्थ होता है। तो वर्तमान अभी क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कोरोना अंदर जाता है तो उसकी एंटीबॉडी नहीं बनती, एंटीबॉडी नहीं बनेगी, उसमें 14 दिन के बाद में क्या जाता है? लक्षण आ जाते हैं या सिम्टम आ जाते हैं। जैसे सिम्टम आते हैं तो उसको सिम्टम को कम करने के लिए डॉक्टर से क्या लिया जाता है? उपचार लिया जाता है। वर्तमान में उपचार कब लेते हैं? जब रोग हो जाता है। टीका कब लगाया जाता है? रोग होने से पहले। वर्तमान में इसका टीका नहीं आया, किसका? कोरोना का नहीं आया। उसके बाद में अगला रोग आता है सर पीलिया। टेस्ट मैंने कौन कौन से बताया? याद रखना है। इलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट सबसे लेटेस्ट टेस्ट है वर्तमान का। ये
आधुनिक टेस्ट है। उसके बाद है हमारा अगला रोग होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? पीलिया रोग, जिसको जॉन्डिस रोग भी बोलते हैं, पीलिया। पीलिया रोग किस कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस होता है? हेपेटाइटिस वायरस होता है। इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं? सर इसका अन्य नाम होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, इसका अन्य नाम क्या होता है? हेपेटाइटिस या जॉन्डिस रोग भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस। अब उसके बाद में सर इसका उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? इसका उत्तरदायी वायरस होता है हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। दोस्तों क्लास मेरी अच्छी लग रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेपेटाइटिस वायरस जितना मेरे से बनेगा मैं आपको सबसे अच्छा मटेरियल दूंगा और आप एग्ज़ाम में सक्सेस होकर जरूर आएंगे। आपको लगेगा कि जैसे आप एग्जाम बैठोगे तो मेरा टॉपिक आपको जरूर याद आएगा, सर ने वायरस कौन सा लिखा है, तो पीलिया के लिए तो हेपेटाइटिस वायरस। मैंने आपसे वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसके लिए एक अच्छी ट्रिक बना के आपको दिए। तो यदि मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कौन सा वायरस? पीलिया के लिए उत्तर है हेपेटाइटिस वायरस। कौन सा? हेपेटाइटिस वायरस। उसके बाद में ये रोग हमारे शरीर में किस प्रकार फैल सकता है? तो हमारे शरीर में ये जल जनित रोग होता है। जल जनित कैसे? हमारे शरीर में दूषित भोजन लेते हैं या दूषित पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, जल जनित बीमारी होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप सभी को? यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बेझिझक वहाँ से लिख सकते हैं। हेपेटाइटिस रोग पीलिया का नहीं नाम होता है। वायरस कौन सा? हेपेटाइटिस वायरस। इसको किस प्रकार से हमारे शरीर में फैलता है? जल जनित बीमारी होती है दूषित भोजन या दूषित पानी से। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बिंदु आता है कि बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में जब बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर यह रोग होता है। ये रोग कब हमारे शरीर में फैलता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर में क्या हो जाती है? बिलिरुबिन। ये हमारे शरीर में रोग कब फैलता है? जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तब ये पीलिया रोग होता है। उसके बाद में सर इसको पीलिया रोग को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हेपेटाइटिस टीके वगैरह लगे जाते हैं। उसके बाद में हेपेटाइटिस फैमिली होती है, पूरी हेपेटाइटिस की फैमिली होती है। हेपेटाइटिस एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी और एक होता है डी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा रोग, पिछली बार लेबर असिस्टेंट में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पीलिया का रोग होता है, कौन सा पीलिया की फैमिली हमारे शरीर के लिए सबसे नुकसानदायक होती है? तो वो होता है हेपेटाइटिस बी। कौन सा रोग सबसे खतरनाक होता है हमारे लिए? वो होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस की 4 फैमिली होती है, उसमें सबसे हमारे शरीर के लिए कौन सा खतरनाक होता है? हेपेटाइटिस बी। तो कारण क्या होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर ये शरीर में हमारा रोग हो सकता है। तो इसका वायरस कौन सा होता है? हेपेटाइटिस वायरस। तो अभी तक हमने वायरस से संबंधित काफ़ी बीमारी पढ़ ली है। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे संबंधित और कौन कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जितने साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं मैं आपको क्रम वाइज पढ़ाता जाऊंगा और आपको भी क्रम वाइज मेरे साथ साथ क्या करना है? सबसे पहले आप मेरे साथ साथ अच्छे एक कॉपी बनाओगे और साथ साथ में लिखते जाओगे। यदि कोई भी मेरा लिखा हुआ वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, वहाँ लिख सकते हो। और उसके बाद में यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल सुरेंद्र एकेडमी को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। अभी तक हमने जनरल साइंस की दोस्तों 19 क्लास हो गई। आप सबके आशीर्वाद से अभी तक हमने 19 क्लास कर ली। 19 क्लास में हमारे जो 16 क्लास होगी वो किसकी हुई है? थ्योरी की क्लास हुई और 3 मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना रखी। उसमें किस पर क्वेश्चन थे, पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट या आने वाले समय में आपको वो एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। किस पर आधारित है? संतुलित आहार के घटक, जिसमें हमने पढ़ा था विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे। उसके बाद में पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम पर जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने अभी तक आपको हल करा रखे हैं और वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? एक ही काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी क्लास में आप आनंद लेते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।